नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। एक विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 पेश किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर गठित समिति ने 60 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी। खगोलविदों ने आइंस्टीन क्रॉस के एक दुर्लभ दृश्य की खोज की। विदेश मंत्री के मुताबिक भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों को 2027 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $100 अरब करना चाहिए। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं इसका प्रबंधन शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति ने कई मुद्दों के बारे में बताया है, जैसे कि मताधिकार और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना। इसके संबंध में ये कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए, जो भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है। इस सिफारिश के पक्ष में ये तर्क दिया गया है कि विश्व के कई देशों में ऐसी ही प्रणाली लागू है। कम उम्र में भी राजनीतिक चेतना विकसित हो रही है। संसद या विधानमंडल में युवा प्रतिनिधित्व के कई लाभ हैं, जैसे कई तरह के विचार सामने आते हैं, अलग अलग पीढ़ियों को जोड़ने में मदद मिलती है। हालांकि भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि 18 साल के युवाओं से इन सभी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की उम्मीद करना अयथार्थवादी होगा। दूसरा मुद्दा है चुनाव कराने के लिए सामान्य मतदाता सूची तैयार करना। केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित एक सामान्य मतदाता सूची, जो चुनावों के लिए एक सूची को लागू करना होता है, वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 325 के दायरे से बाहर है। भारतीय निर्वाचन आयोग संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, जबकि राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। समिति ने सामान्य मतदाता सूची तैयार करने से संविधान के भाग 9 और भाग 9A के तहत राज्यों को प्रदत्त शक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की है। वहीं चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करते समय झूठी घोषणाओं के मुद्दे भी सामने आए। गलत हलफनामा दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा को 6 महीने से बढ़ाकर 2 साल तक करने और जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A गलत जानकारी प्रदान करने पर दंड का प्रावधान करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक के पारित होने से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। ये फाउंडेशन देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेगा। देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों, R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर अगर हम एक नजर डालें तो NRF की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में की जाएगी। 5 वर्षों की अवधि के लिए NRF का बजट 50,000 करोड़ रुपए का होगा। इस विधेयक के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग NRF का प्रशासनिक विभाग होगा। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का संचालन एक गवर्निंग बोर्ड करेगा। इस बोर्ड में अलग अलग विषय क्षेत्रों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। ये विधेयक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भी निरस्त कर देगा। इसका विलय NRF में हो जाएगा। NRF का कामकाज एक कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित होगा। इस परिषद की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। अब इस विधेयक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग द्वारा खर्च को प्रोत्साहित करेगा। उद्योग, शिक्षा जगत और सरकारी विभागों के बीच सहयोग का सृजन करेगा। रचनात्मकता को विकसित करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला में अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।
इसकी स्थापना विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड 2008 द्वारा की गई है। इसका मुख्य कार्य विज्ञान और इंजीनियरिंग से मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना है। साथ ही इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसी शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान में एक नियमित फैकल्टी या शोधकर्ता अनुसंधान कार्य के लिए सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। बोर्ड 35 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों पर भी विशेष ध्यान देता है। ये बोर्ड जेसी बोस नेशनल फेलोशिप और रामानुजन फेलोशिप प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर गठित समिति ने 60 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना नमामि गंगे के तहत नदी शहर गठबंधन का एक हिस्सा है। आरसीए की शुरुआत 2021 में हुई थी। ये जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य नदी तटीय स्थित शहरों को आपस में जोड़ना और नदी केंद्रित सतत विकास पर ध्यान देना है। इस परियोजना पर 2 चरणों के तहत काम किया जाएगा। इसके पहले चरण में गंगा नदी बेसिन राज्यों के 25 शहरों को कवर किया जाएगा। ये राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसे विश्व बैंक वित्त पोषित करेगा। दरअसल नदियों के बाढ़ग्रस्त मैदानों में होने वाली गतिविधियों का प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिए शहरी नदी प्रबंधन की जरूरत है। ये सीवेज के प्रवाह और घरेलू अपशिष्ट जल यानी ग्रे वाटर जैसे स्रोतों से होने वाले जल प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण होने वाले अपरदन को रोकने में मदद करेगा। नदी विनियमन या नदी तटीय क्षेत्र को परिभाषित करने वाली विशिष्ट भूमि उपयोग श्रेणी या कानून की कमी है। धार्मिक प्रथाओं जैसे सामूहिक स्नान, मूर्ति विसर्जन, दाह संस्कार आदि को भी विनियमित करना जरूरी है और इन सभी के लिए शहरी नदी प्रबंधन जरूरतमंद है। शहरी नदी प्रबंधन योजना द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि नागरिकों में नदी संवेदनशील व्यवहार विकसित करना, पर्यावरण अनुकूल रिवर फ्रंट परियोजनाओं का विकास करना, शहरों में जल स्रोतों और आर्द्रभूमियों को पुनर्जीवित करना, शहरों से नदी में अच्छी गुणवत्ता वाले जल का प्रवाह सुनिश्चित करना और नदियों की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अगर हम बात करें तो इसे सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया। NGRBA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। खगोलविदों ने आइंस्टीन क्रॉस के एक दुर्लभ दृश्य की खोज की है। आइंस्टीन क्रॉस ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक विशेष स्थिति है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक परिघटना है। इसके अंतर्गत अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को उसके स्रोत और प्रेक्षक के बीच आने वाले किसी भी पिंड जैसे कि आकाशगंगा या क्वासर, इनके गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है और अपनी ओर खींचा जाता है और इस वजह से सुदूर आकाशगंगाएं ज्यादा उज्जवल दिखाई देती हैं। आइंस्टीन क्रॉस के मामले में आगे वाले पिंड के चारों ओर के स्पेस टाइम की वक्रता यानी कर्वेचर एक क्रॉस के बिंदुओं की तरह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को 4 भागों में विभाजित कर देती हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक अन्य स्थिति आइंस्टीन रिंग्स हैं। ये तब उत्पन्न होती हैं जब 2 आकाशगंगाएं एक दूसरे के पीछे लगभग पूरी तरह से सीधी रेखा में होती हैं। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि कैसे कोई विशाल पिंड ब्रह्मांड की संरचना, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है, उसमें विकृति उत्पन्न करता है। किसी पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वो स्पेस टाइम में उतनी ही ज्यादा विकृति पैदा करेगा। इसलिए एक तारा एक ग्रह की तुलना में स्पेस टाइम को ज्यादा विकृत करता है और एक ब्लैक होल इसे तारे की तुलना में कहीं ज्यादा विकृत करता है। सूर्य, पृथ्वी और अन्य सभी पिंड अपने चारों ओर समान वक्रता उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से लघु पिंड उनकी ओर आकर्षित होते हैं। आप इस दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि क्वासर किस तरीके से पीछे स्थित पिंड प्रकाश क्वासर से उत्सर्जित होता है और उसके बाद गैलेक्सी का गुरुत्वाकर्षण लेंस की तरह कार्य करते हुए क्वासर के अलग अलग प्रकाश पथों को हमारे दृश्य बिंदु की ओर मोड़ देता है और हमारे दृश्य बिंदु पर क्वासर से उत्सर्जित प्रकाश 4 अलग अलग दिशाओं से आता हुआ दिखाई देता है। तो टेलीस्कोप से एक ही क्वासर गैलेक्सी के चारों ओर 4 अलग अलग पिंडों के रूप में दिखाई पड़ता है। अगली खबर भारत और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों पर आधारित है। ये पेपर 2 का टॉपिक है। विदेश मंत्री के मुताबिक भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों को 2027 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $100 अरब करना चाहिए। विदेश मंत्री ने गहन व्यापार और आर्थिक जुड़ाव के लिए 4 स्तंभों वाली एक योजना का सुझाव भी दिया है, जिसमें शामिल है आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना, संसाधनों की साझेदारी करना, यानी कि लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन के देश भारत की तेल, गैस और सामरिक खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकते हैं,
वहीं भारतीय वस्तुएं और सेवाएं LAC देशों के मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। तीसरा स्तंभ है विकास संबंधी अनुभवों को साझा करना। इसमें डिजिटल क्षमता, स्वास्थ्य देखभाल समाधान और कृषि पद्धतियां आदि शामिल हैं। और चौथा है वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। इन चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल साउथ की चिंताएं और बहुपक्षीय मंचों में सुधार शामिल है। LAC में मैक्सिको सहित लगभग 44 देश शामिल हैं। इस समूह में बहामास और मैक्सिको से लेकर अर्जेंटीना और चिली तक के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन संबंधों की अगर हम बात करें तो इसका काफी महत्व है। दरअसल इनमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की उच्च क्षमता विद्यमान है। भारत और इन देशों के बीच अच्छे संबंध दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रणनीतिक स्तर पर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र भारत के लिए तांबा, लिथियम जैसे खनिजों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। इस संबंध में भारत ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सदर्न कॉमन मार्केट, मर्कोसुर और चिली के साथ तरजीही व्यापार यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं। भारत की विकास साझेदारी पहल के तहत LAC के कई देशों को लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई है। वर्ष 1997 में फोकस लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन यानी फोकस LAC कार्यक्रम आरंभ किया गया था और इसे समय समय पर विस्तारित भी किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और इसका प्रबंधन शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य मानसिक दशा की एक स्थिति है। ये स्थिति लोगों को सक्षम बनाती है जीवन के तनावों का सामना करने में, अपनी क्षमताओं का एहसास करने में, अच्छी तरह से सीखने और अच्छी तरह से काम करने में तथा अपने समुदाय के लिए योगदान करने में। इसके तहत मुख्य पर्यवेक्षण जो किया गया उसमें भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक हैं, यानी कि ठीक से 1 मनोचिकित्सक भी नहीं है। WHO ने प्रति 1 लाख पर 3 मनोचिकित्सकों से अधिक की सिफारिश की है। मानसिक विकार के तहत अलग अलग विकारों के उपचार का अंतर 70 से 92% तक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के मुताबिक 150 मिलियन भारतीय किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से प्रभावित हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में मानसिक रुग्णता की दर 10.6% थी। मानसिक रुग्णता एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति के परिणाम स्वरूप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षीणता दोनों घटनाओं को दर्शाती है। भारत में आत्महत्या करने वालों में छात्रों और बेरोजगार युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभावों का आकलन करने के लिए दूसरा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NMHS आयोजित करना चाहिए। मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता को मजबूत करने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। मनोदर्पण के तहत सभी स्कूलों में स्कूल काउंसलर्स का समर्पित कैडर होना चाहिए। मनोदर्पण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राजभाषा पर संसदीय समिति। इस समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों के तहत किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 344 के उपबंध 4 में ऐसी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति का प्रमुख कार्य संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना है और साथ ही उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वर्चुअल कोर्ट्स यानी आभासी न्यायालय। इस पहल को ई-कोर्ट परियोजना के तहत आरंभ किया गया है। ये कोर्ट्स यातायात संबंधी कम गंभीर प्रकृति के मामलों और अपराधों से निपटेगी। वर्चुअल कोर्ट्स दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 की धारा 206 के तहत समन जारी कर सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट की स्थापना न्यायपालिका और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होती है। इसका उद्देश्य न्यायालय में वादी और वकील की उपस्थिति की आवश्यकता को खत्म करना और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मामलों का फैसला करना है। ये एक न्यायाधीश द्वारा प्रशासित होता है, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य तक विस्तारित हो सकता है। ऐसे कोर्ट्स या प्लेटफॉर्म 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। भू विजन या कृषि रास्ता मंच। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT आधारित एक स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच है। ये 12 प्रमुख मानकों पर आधारित मृदा परीक्षण कर सकता है, जैसे कि pH मान, विद्युत चालकता आदि। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड में परिणामों का सारांश जल्दी से मोबाइल पर भेज सकता है। ये मृदा में मौजूद कमियों को शीघ्र पहचानने में मदद करेगा।
इसके विकासकर्ता हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और कृषि तंत्र, जो कि एक कृषि तकनीकी स्टार्टअप है। अगला टॉपिक है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हो गई हैं। स्पाइक NLOS रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित और डिजाइन किया है। ये स्पाइक मिसाइलों की छठी पीढ़ी से संबंधित है। ये लंबी दूरी से पहाड़ों के पीछे छिपे शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। ये हल्की और दागों तथा भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित मिसाइल है। ये एक सामरिक सुस्पष्ट निर्देशित मिसाइल है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। ड्रैको डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिसलुनर ऑपरेशंस कार्यक्रम। नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ड्रैको कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। ड्रैको कार्यक्रम का लक्ष्य एक परमाणु संचालित अंतरिक्ष प्रणोदन प्रणाली बनाना है। ये प्रणाली मंगल ग्रह की यात्रा में लगने वाले समय को आधा कर सकेगी। ड्रैको अपनी प्रणोदन प्रणालियों के लिए यूरेनियम के कम संवर्धित रूप का उपयोग करेगा। वर्ष 2027 में इसका उड़ान परीक्षण किया जाएगा। अगला टॉपिक है ट्रैकोमा। इराक ने लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया है। ट्रैकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ये दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। ट्रैकोमा एक आंख का संक्रमण है। ये रोग क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये एक संक्रामक रोग है। ये संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों या नाक और गले के स्राव के संपर्क से फैलता है। भारत ने वर्ष 2017 में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया था। WHO ने 2030 तक ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्रोमोडोमेन हेलिकेज DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक, इसे शॉर्ट फॉर्म में CHD1L कहेंगे। एक अध्ययन से ये पता चला है कि CHD1L जीन वेरिएंट में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को नियंत्रित करने की क्षमता है। CHD1L जीन का एक प्रकार विशेष रूप से अफ्रीकी आबादी में मौजूद है। CHD1L जीन वेरिएंट द्वारा HIV-1, जो कि सबसे आम है, इसके वायरल लोड यानी रक्त में HIV की मात्रा को कम करने की संभावना व्यक्त की गई है। CHD1L जीन वेरिएंट क्रोमोसोम 1 पर पाया जाता है। जिन लोगों के शरीर में ये वेरिएंट होता है उनमें वायरस फैलने का जोखिम कम होता है और उनके बीमार होने की दर भी धीमी हो जाती है। अगला टॉपिक है डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अपनी DHIS को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है। NHS स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना के तहत अस्पतालों और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं तथा डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ये प्रोत्साहन ABDM के अनुरूप परिवर्तनकारी डिजिटलीकरण को अपनाने और सक्षम करने के लिए दिया जाता है। वे आभा यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता रोगियों की संख्या से जुड़े डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की संख्या के आधार पर 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है वाटर न्यूट्रलिटी। नीति आयोग ने भारतीय उद्योग के लिए वाटर न्यूट्रलिटी पर एक रिपोर्ट जारी की है। वाटर न्यूट्रलिटी को किसी गतिविधि के वाटर फुटप्रिंट को यथासंभव कम करने और शेष वाटर फुटप्रिंट की नकारात्मक बाध्यताओं को दूर करने के रूप में परिभाषित किया गया है। वाटर फुटप्रिंट एक पर्यावरणीय संकेतक है जो किसी उपभोक्ता वस्तु या सेवा की संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला में उपयोग किए जाने वाले ताजे जल की मात्रा को मापता है। ये इसे लीटर या घन मीटर में मापता है। वाटर न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के 3 चरण हैं। एक है जल दक्षता बढ़ाकर जल का उपयोग कम करना। दूसरा है जल के फिर से उपयोग की प्रणालियां स्थापित करना, जैसे कि वर्षा जल संचयन या ग्रे वाटर पुनर्चक्रण। और तीसरा है स्थानीय क्षेत्र में पानी की शेष मांग की भरपाई करना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य 4 में वाटर न्यूट्रल और वाटर पॉजिटिव तकनीकों को बढ़ावा देना शामिल है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। इथियोपिया की सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े राज्य क्षेत्र अम्हारा में आपातकाल की घोषणा की है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केन्या, पश्चिम में दक्षिण सूडान और सूडान स्थित हैं। इथियोपिया का उच्चतम बिंदु है माउंट रास डेजेन
और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं नीली नील, ओमो और अवाश। और इरिट्रिया की प्रमुख झीलें हैं टाना झील जो कि नीली नील का स्रोत है, इसे जिवे झील भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।